बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है द रेप ऑफ द लॉक, जो लिखा है अलेक्जेंडर पॉप ने। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, इसकी समरी और इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ते हैं ताकि जितने भी डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाए। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इसका फुल टाइटल है द रेप ऑफ द लॉक और इसके जो ऑथर हैं वो अलेक्जेंडर पॉप हैं। तो ये जो वर्क है अलेक्जेंडर पॉप का, ये पोइम की फॉर्म में लिखा गया है और इसका जॉनरा है मॉक एपिक पोइम। मॉक एपिक पोइम वो पोइम होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी को आयरराइज किया जाता है। तो ये वाली जो पोइम है इसमें दरअसल जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड की सोसाइटी है, जो पॉप की अपनी सोसाइटी, उसमें उन्होंने जो अपर क्लास है उसको सेटायराइज किया है। लैंग्वेज इसमें लिखी गई है वो इंग्लिश है और टाइम और प्लेस जो है वो 18th सेंचुरी इंग्लैंड है। डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी जो पहले पब्लिश हुई थी वो 1712 में हुई थी, मगर उसके बाद पॉप ने इस पर दोबारा काम किया और इसको दोबारा पब्लिश किया 1714 में। तो नरेटर इसके कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर पॉप खुद हैं और पॉइंट ऑफ व्यू इसका 3rd पर्सन नरेटिव है। टोन जो है पोइम की वो आयरॉनिक एंड सेटायरिकल है। आयरॉनिक एंड सेटायरिकल का ये मतलब है कि उन्होंने सेटायराइज किया हुआ सोसाइटी को, और जैसे मैंने पहले बताया तो वो कौन सी सोसाइटी को उन्होंने सेटायराइज किया हुआ है, उन्होंने 18th सेंचुरी इंग्लैंड की एक पर्टिकुलर सोसाइटी को सेटायराइज किया हुआ है और वो अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है उसको सेटायराइज किया है। उसके बाद सेटिंग देख लेते हैं। पोइम की जो सेटिंग है वो 18th सेंचुरी की है और जो प्लेस है वो हमारे पास इंग्लैंड है। प्रोटैगनिस्ट पोइम के हीरो को कहते हैं, जो एपिक पोइम का हीरो होता है। तो यहाँ पे हीरो जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है बेलिंडा का, जिससे गिर्द पूरी पोइम जो है रिवॉल्व करती है और पॉप ने उसी के ज़रिए से पूरी सोसाइटी को सेटेराइज किया है। थीम्स जो हैं, थीम्स में जो अभी 2 मेन थीम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो सुपरफिशियलिटी और वैनिटी है। सुपरफिशियलिटी और वैनिटी ये होता है कि दरअसल जो उस ज़माने की सोसाइटी है उसमें जो फ्लॉज हैं उसको उन्होंने इस कदर बड़े लेवल पे दिखाया गया है ताकि उससे एक तो उसमें फ़न का एलिमेंट शो हो रहा है कि कॉमेडी के तौर पे शो हुआ है कि एक जो छोटी चीज़ है उसको इतना बड़ा करके शो किया है। सेकेंडली वैनिटी से मुराद ये है कि उस ज़माने के लोग कितने ज़्यादा फारिग होते थे, अपना जो टाइम था वो किस तरह की छोटी चीज़ों में सर्व करते थे। उनको जो काम करना चाहिए था वो उसकी बजाय अपना टाइम एक छोटे मोटे कामों में और फजूल के कामों में खर्च करते थे। और इसको आगे पढ़ेंगे, जब पोइम की समरी पढ़ूंगी मैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इससे क्या मुराद है थीम से। आगे सिंबल्स इसमें बहुत से यूज़ हुए हैं। फर्स्ट ऑफ जो सिंबल है वो हमारे पास टाइटल में भी मौजूद है, द लॉक ऑफ द हेयर। जो बेलिंडा का लॉक है हेयर्स के, उसको एज अ सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है और आगे देखेंगे कि उसको किस चीज़ से सिम्बलाइज कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास इस पॉइंट में मुख्तलिफ जो मिथिकल कैरेक्टर्स हैं उनका जिक्र है, जिस तरह सिल्फ्स हैं और नॉर्म्स हैं। थर्ड बेलिंडा जो होती है वो कार्ड्स की जो गेम होती है वो खेलने जाती है, तो वो जो गेम ऑफ कार्ड्स है वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इस पोइम में 794 हैं। तो ये एपिक की फॉर्म में लिखी गई है इसलिए इसमें कम लाइंस नहीं बल्कि ज़्यादा लाइंस हैं, तो इसलिए इसमें 794 लाइंस हैं। और जो पोइम है उसको टोटल 5 कांटोज में डिवाइड किया गया। कांटोज मतलब पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, तो इसमें 5 कांटोज में पोइम को डिवाइड किया गया। अभी समरी की तरफ आते हैं। तो पहले समरी स्टार्ट करते हैं पोइम की। समरी जो है हमारे पास वो पोइम की जो प्रोटैगनिस्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रही है बेलिंडा। बेलिंडा जो है उसको पोइट ने इस पोइम में मुख्तलिफ चीज़ों से तशबीह दी है। पहले तो उसको कहा गया है कि वो ब्यूटी ऑफ द डे है, वो सनशाइन की तरह है जो कि दिन में खूबसूरती पैदा करती है। तो बेलिंडा जो ब्यूटी है डे की वो अभी तक सोई हुई है और वो पिछली रात जो है वो एक पार्टी में गई हुई थी जिसकी वजह से वो देर तक सोई हुई है। वो थोड़ी देर के लिए उठी अपनी नींद से और फिर वो दोबारा सोने चली गई। और जब वो सो रही है तो अब उसने ख्वाब देखे। तो यहाँ से ख्वाब जो देखा है उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने ख्वाब में क्या देखा है। उसने ख्वाब में देखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में एक आदमी है और उसके पास आया है और वो अपने आप को बता रहा है कि उसका नाम एरियल है। एरियल जो कि दरअसल पोइम में एक स्पिरिट यूज़ हुई हुई है जो कि सिल्फ है और एक मिथिकल कैरेक्टर है। तो वो एरियल उसको उसके ख्वाब में एक पर्सन के तौर पे आता है और अपने आप को एक ब्यूटीफुल ड्रेस में रिप्रेजेंट कराता है। वो एक खूबसूरत बंदे के तौर पे बेलिंडा की ख्वाब में आता है और वो जो उसके अंडर काम करने वाले दूसरे स्पिरिट्स होती हैं उनको वो ड्यूटी असाइन करता है। और जब वो ड्यूटी असाइन कर रहा होता है तो वो कहता है कि उनको एक वार्निंग देता है। वो वार्निंग ये होती है कि कुछ बहुत बुरा काम, कुछ ड्रेडफुल होने वाला है इस दिन के आखिर में। तो यहाँ पर एक लाइन यूज़ हुई है, बट हेवन रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ और वेयर, यानी कि उन्हें पता तो है कि कुछ गलत होने वाला है मगर वो नहीं जानते कि वो क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। मतलब कि
पता है मगर उसके बारे में और मालूमात नहीं है। तो वो जो जितने भी वहाँ पर हमारे पास स्पिरिट जिनको उसने ड्यूटी असाइन की होती है उनको कहता है कि वो बेलिंडा को अवेयर करें, उसका ख्याल रखें। और बेलिंडा को बीवेयर कहता है कि वो सबसे दूर रहे और ख़ास तौर पे वो जिस चीज़ से दूर रहे वो है मैन। उसके बाद वो उसका खौफ ख़त्म होता है तो उसका जो लैप डॉग होता है उसका नाम शॉक होता है, वो उसको उठाता है। जब वो उठती है तो उसकी नज़र फ़ौरन उसके बिलेट डॉग्स पे पड़ती है। बिलेट डॉग्स से मुराद है कि उसका लव लेटर, जो उसको एक लव लेटर आया है और वो इनविटेशन है उस पार्टी की तरफ से जिसमें उसने जाना है। तो बेलिंडा जो है वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ जाके वो अपनी मेड की हेल्प से, अपनी नौकरानी की हेल्प से तैयार होती है। बेलिंडा की जो नौकरानी वो बेटी है वो जिसका मेकअप करती है, उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको तैयार करती है, जिसमें उसके जेम्स होते हैं, परफ्यूम होता है अरेबिया का, पफ, पाउडर, पैचेस, जितने भी मेकअप की चीज़ें हैं उनसे उसको तैयार कर। एपिक में ये होता है कि एक हीरो जंग के लिए जा रहा होता है तो उसको तैयार किया जाता है, उसको उसके वेपन्स दिए जाते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह इस मॉक एपिक में बेलिंडा को वो हीरो से तशबीह दी जा रही है और वो कहा जा रहा है कि वो जंग में जा रही है, मगर उसके लिए जो चीज़ें तैयार करने के लिए चाहिए वो उसके वेपन्स नहीं हैं, बल्कि वो उसके पाउडर, पैचेस, परफ्यूम्स और जेम्स हैं जिससे वो तैयार हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे पॉप ने लाइन यूज़ की भी है, नो ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, यानी कि वो जो ब्यूटी है वो पूरे तरीके से तैयार हो गई है, आर्म होगी, उसने अपने आप को आर्म कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दीज मेकअप प्रोडक्ट्स। अब आगे जो है फिर बेलिंडा तैयार होकर कमरे से निकलती है और वो पार्टी के लिए तैयार हो गई है और वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि जो सूरज है वो भी उससे जेलस हो रहा है। फिर वो जो पार्टी है वो दरअसल हैम्पटन कोर्ट में हो रही है और बेलिंडा अपनी बोट में बैठती है ताकि वो हैम्पटन कोर्ट तक पहुंच सके। और जब वो जा रही होती है तो मुख्तलिफ आदमी होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं, वो उससे एडमायर कर रहे होते हैं, वो उसको पसंद कर रहे होते हैं कि बेलिंडा इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार हुई होती है कि कोई भी उससे नज़र नहीं हटा सकता। एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसी की तरफ देख रहे हैं। वो सबकी तरफ मुस्कुरा के देखती है, किसी को ऑफेंड ना कर सके। यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ जाता है जो कि है लॉर्ड पीटर का कैरेक्टर। लॉर्ड पीटर जो बेलिंडा के एडमायरर्स में से होता है, वो बेलिंडा को चाहता है और उसका मकसद होता है वो किसी ना किसी तरीके से बेलिंडा को हासिल कर सके। तो उसको हासिल करने के लिए वो दरअसल जो अपने पिछले लव अफेयर्स होते हैं उनको वो सेक्रीफाइस करते हैं इन द फ्रंट ऑफ जो गॉडेस ऑफ लव होती हैं, और वो प्रेयर भी पढ़ता है ताकि वो बेलिंडा को हासिल कर सके। और मीनवाइल अब इस सब के दौरान क्या होता है, एरियल जो बेलिंडा का गार्डियन स्पिरिट होता है वो अपने बाकी स्पिरिट्स को उनकी ड्यूटीज असाइन करता है और उनको बताता है कि 50 सिल्फ्स होते हैं और वो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ उनकी क्या होती हैं कि किसी का काम है कि उसने बेलिंडा का पेटी कोट, उसका ड्रेस, उसकी हिफाजत करनी है। कुछ जो होते हैं उसके लैप डॉग, उसके शौक, उसका जो कुत्ता होता है उसकी हिफाजत करनी है। तो इस तरह उसके जितने भी सिल्फ्स होते हैं, जितने भी असिस्टेंट होते हैं, वो सारे अपने काम में लग जाते हैं। अब जल्दी ही बेलिंडा बोट के ज़रिए हैम्पटन कोर्ट पैलेस में पहुंचती है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग होते हैं फ्रॉम द हायर क्लास, जो कि मोनार्क्स और फैशनेबल सोसाइटी के लोग होते हैं, वो वहाँ पे पहुँचे होते हैं। वहाँ पे वो ओम्ब्रे प्ले करते हैं। ओम्ब्रे यानी कि गेम ऑफ कार्ड, वो कार्ड की गेम खेलती है। और उस गेम में बेलिंडा को बहुत अच्छी तरीके से खेलने आती है, जो अपने जो मुखालिफ टीम होती है उसको हरा देती है। कॉफ़ी सर्व की जाती है वहाँ पे बेलिंडा को ताकि वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। अब दरअसल बेलिंडा ने उस कार्ड की गेम में अपने मुखालिफ जो लॉर्ड पीटर होता है उसको हराया होता है। तो लॉर्ड पीटर के दिल में ये बात आ जाती है कि उसने किसी ना किसी तरीके से जो बेलिंडा है उसके जो हेयर का लॉक है, लॉक यानी कि जो लिट होती है, बालों की लिट, वो उसने किसी ना किसी तरीके से हासिल करनी है। तो वो कह रहे हैं कि वो कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे उसको वो जो उसने गेम हारा है वो उसका बदला ले सके। उसके लिए वो बेलिंडा के जो एक लिट होती है, उसके हेयर का जो लॉक होता है वो लेना चाहता है। यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर आता है क्लैरिसा का। क्लैरिसा जो होती है वो उसको, जो बेलिंडा होती है उसके दिल में ये ख्वाहिश डालती है कि जो लॉर्ड पीटर है वो उसका लवर है, ताकि जो वो सिल्फ्स होते हैं वो अपना काम छोड़ दें और वो समझेंगे कि बेलिंडा को तो उसका लवर मिल गया, तो अब उसको तो कोई ख़तरा हो ही नहीं सकता। मगर जो लॉर्ड पीटर होता है वो मौके का फ़ायदा उठाता है और वो बेलिंडा की जो लॉक होता है वो काट लेता है विद द हेल्प ऑफ हिज सीजर्स। ठीक है, और वो उसको इस तरह कंपेयर किया गया है कि जैसे जो वो सीजर थी उसको वो स्वर्ड से कंपेयर किया गया, जो ग्रीक ने
ट्रोजन वॉर में जो इलियड की ट्रोजन वॉर में इस्तेमाल की थी स्वर्ड्स, उसको उस सीजर से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है अम्ब्रियल का। अम्ब्रियल जो होता है वो एक मेलनकोली नॉर्म होता है, यानी कि वो सैडनेस का नॉर्म होता है। उसका काम होता है कि वो सैडनेस और जो ग्रीफ होते हैं उसको डोमिनेट करे जाता है। और वो केव ऑफ स्प्लीन की यहाँ पे एक पूरी एपिसोड है, उसमें वो जो एम्ब्रियल होते हैं वो वहाँ जाती है और वो बेलिंडा को रुलाती है, उसको एक सैड मूड में ले आती है, उसको गुस्सा दिलाती है कि देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा जो बालों का जो लॉक है वो कट गया है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो रोने लग जाती है और उसको सौर और सैडनेस ने घेरा होता है। यहाँ पे जो अम्ब्रियल होता है वो दरअसल बेलिंडा को गुस्सा दिला रहा होता है ताकि वो और ज़्यादा रोए। अब इधर एक और मिथिकल कैरेक्टर आता है जो है थेलेस्ट्रिस का कैरेक्टर। थेलेस्ट्रिस जो होते हैं वो बेलिंडा के साथ जो ब्लॉक गुमा है वो इस कदर उसके लिए परेशानी की बात है जैसे कि उसकी इज्जत उसकी दाव पे लगी हो, जैसे किसी ने उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो। तो फिर वो उसके ब्रदर को कहती है सर प्लूम को कि वो जाए और लॉर्ड पीटर से उसके जो लॉक है हेयर का वो वापस लेकर आए, मगर जो लॉर्ड पीटर होता है वो रिजेक्ट कर देता है सर प्लूम की जो डिमांड होती है उनको। उसके बाद अम्ब्रियल जो होती है वो बेलिंडा को और ज़्यादा रुलाती है और ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। उस जो सैडनेस और ग्रीफ होता है वो उसको हर तरफ से उसने घेरा होता है और बेलिंडा पूरा दिन ये रिग्रेट करती रहती है कि क्यों वो उस फैशनेबल सोसाइटी में गई और ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पे जाके उसने कार्ड्स खेले और उन कार्ड्स की वजह से उसके जो खूबसूरत बाल थे उसके एक जो लॉक है वो उसने गंवा दिया वहाँ पे जाके। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिसा का कैरेक्टर आता है और क्लैरिसा की एक पूरी स्पीच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लैरिसा वहाँ पे मजाक उड़ाती है कि वैनिटी ऑफ वुमेन से मुराद के उस ज़माने की औरतें कितनी फजूल खर्च और होती थी, कि वो कितनी फजूल और कितनी फारिग है कि वो इतनी छोटी सी बात पे कि एक आदमी ने जो बेवकूफ़ी की है उसके पीछे रो रही है। दरअसल पास करने को बहुत से काम है मगर वो जो उसका लॉक है गुम गया किसी एक आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से, उसको वो सेटेराइज कर रही है कि वो उस पर रो रही है। उसके बाद वो जो थेलेस्ट्रिस का कैरेक्टर होता है वो एक प्रूड कैरेक्टर होता है, फिर वो सपोर्ट इकट्ठी करते हैं हर तरफ से ताकि वो बेलिंडा के जो एनिमीज़ हैं उनसे लड़ सके। और इस तरह ये एक हमारे पास होमरिक स्ट्रगल इन द मैनर ऑफ ग्रेट क्लासिकल एपिक के तौर पे शो करते हैं, जैसे यहाँ पे एक बैटल का सीन शो कर रहे हैं। अब बेलिंडा जो होती है लॉक की डिमांड करता है मगर वो लॉक जो होता है वो लॉर्ड पीटर नहीं बताता वो किधर है, वो ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दरअसल वो जो लॉक होता है वो बेलिंडा की खूबसूरती होती है और वो आसमानों में जा चुका होता है, वो हेवेंस का एक जो पार्ट होता है वो बन चुका होता है। और वो पॉइंट फिर सबको रिमाइंड कराता है कि अब उनको किसी चीज़ पे और रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो लॉक है वो अपनी जगह पे पहुंच गया है जो कि ऊपर आसमान में। हर हेयर हैज बिकम इमोर्टल और वो हमेशा के लिए आसमान में रहेगा और वो इमोर्टल हो चुका है। अब पोएम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन की तरफ आते हैं। समरी आपको समझ आ चुकी होगी। क्रिटिकल अप्रिसिएशन में हमने कुछ चीज़ें देखनी है जिसमें थीम है, इन्वोकेशन है, हमारे पास कुछ मिथिकल कैरेक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उनको देखेंगे और जो स्पीचेस हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्पीचेस है और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो थीम है। जो थीम है उसमें जब भी एपिक का थीम होता है वो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है उसकी, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं होता बल्कि एक पूरी सोसाइटी के लिए उसकी इम्पोर्टेंस होती है। वो जो उस सोसाइटी के लोग होते हैं उनके लिए एज अ मिरर यूज हो रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एज अ सोसाइटी को, इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है जैसे किसी ब्रॉड कैनवस पे पूरी उन्होंने एक ड्राइंग बना दी हो उस सोसाइटी की। ये वाला जो थीम है ये भी हमारे पास इसी तरह एक नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस है इसकी और ये जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड है इसकी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीम जो होता है वो पोइम का बिगनिंग में होता है, तो इस एपिक का जो मॉक एपिक का थीम है वो इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द में शो किया गया है कि जो पोइट है लव के बारे में डिस्कस करने लगे हैं और वो सेटेराइज करने लगे हैं एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी यानी कि अपर क्लास जो सोसाइटी है को डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद अगला है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन जो होती है हमारे पास ये एपिक कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें दरअसल जो पोइट होता है वो जो हेवनली हमारे पास गॉड होते हैं, जो पोइट्री के गॉड होते हैं उनसे वो राब्ता करता है और उनसे अप्रिसिएशन मांगता है अपनी पोइम लिखने के लिए। तो इसमें जो हमारे पास ग्रीक मिथ में इसको गॉड ऑफ पोइट्री को म्यूज़ कहा जाता है, तो इसमें भी एपिक पोइम में भी जो राइटर है वो दरअसल जो है वो म्यूज़ के सामने वो उससे दुआ कर रहे हैं, वो उससे इनकरेजमेंट मांग रहे हैं कि वो जो ये जो पोइम लिख रहा है ये
एक हायर सिग्निफिकेंस की हो। तो ये जो रेप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है, दरअसल ये उसने एक कैथोलिक फ्रेंड जॉन कैरल को एज अ म्यूज़ यूज़ किया गया है, और उसने अपनी पोइम लिखकर उसको सेंड की थी और उससे बोला था कि तुम बताओ कि मेरी पोइम कैसी है और मैं इसमें क्या क्या चेंजेस और ला सकता हूँ। अगला जो एलिमेंट है वो इसमें हमारे पास ये है कि आर्मी और जो बैटल की प्रिपरेशन है। तो एपिक में ये होता है कि जो हीरो होता है वो बैटल के लिए तैयार हो रहा होता है, तो इस एपिक में भी कॉस्मेटिक्स को एज आ आर्मी इस्तेमाल किया गया है कि वो, और बेलिंडा को बताया गया कि वो किस तरह बैटल के लिए यानी कि अपने दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो रही है कि उसने कोई एक वाहिद जो कारनामा अंजाम देना है वो क्या होगा। तो एपिक पोइम में अब हम देखते हैं कि वो किस तरह तैयार हुई है। तो जो बाकी एपिक्स होती हैं उनमें वो विद द हेल्प ऑफ मेल, शील्ड, स्वर्ड, एक्सेस, डेगर्स, बो, एरोज, ये सारे वेपन्स के ज़रिए से जो हीरो होता है वो अपने आप को रेडी करता है एक बैटल के लिए। मगर इस वाली पोइम में यहाँ में इनमें से कोई भी वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बेलिंडा ने अपने आप को सजाया है, अपने आप को तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ अदर एलिमेंट्स जो कि हमारे पास कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक्स में उसने ब्यूटीफुल ब्रोकेड यूज़ किया है, मेकअप यूज़ किया है, अरेबिया से उसके लिए परफ्यूम आया है, इंडिया से उसके लिए ज्वेलरीज और जेम आए हैं, कॉम्स उसने यूज़ किए हैं, पिन्स यूज़ की हैं। उसने कॉस्मेटिक्स में उसने पैचेस, पाउडर, पफ, हेयर पिन यूज़ किए हैं जो उसकी ब्यूटी को इन्हांस कर सके, इंक्रीज़ कर सके। और तो और इसमें एक रिलीजियस फैक्टर भी है कि वो अपने साथ एक बाइबल भी, उसने अपनी ड्रेस से मैचिंग एक बाइबल ली है ताकि जो उसकी तैयारी हो वो पूरी मुकम्मल हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस ज़माने की जो औरतें थी उनका रिवाज था कि वो जैसे तैयार होती थी वो इससे रिलेटेड बाइबल भी अपने हाथ में लेती थी ताकि वो पूरी तौर पे रेडी हो सकें। बाइबल उनके जो ड्रेस कॉस्ट्यूम था उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो है स्पीच है। स्पीच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कांटो 2 में अगर आप देखो तो वहाँ पे एरियल की स्पीच है। एरियल दरअसल अपने जो बाकी फेलो स्पिरिट्स हैं उनको बता रहा है, उसने उनको समन किया है और उनको बताया है कि वो किस तरह की जंग पे जा रहे हैं और वहाँ पे उनको किस तरह के जो खदशात लाहक हो सकते हैं, इस लिहाज से वो उनको तैयार कर रहा है। और उसने उनको बताया कि दरअसल उनको बेलिंडा को की हिफाजत करनी है, उसको बचाना है मिस फॉर्चून से, उनके लिए ख़तरा साबित हो रही है। और उस मिस फॉर्चून की जो नेचर है वो नहीं मालूम कि वो किस तरह की है, बगैर किसी उन्होंने इसको चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि आइधर क्या बेलिंडा जो है वो अपनी चेस्टिटी को लूज़ कर देगी या फिर उसका एक चाइना जार जो है वो टूट जाएगा, या फिर बेलिंडा ने अपनी प्रेयर मिस कर देनी है, या फिर उसकी जो मास्क पार्टी है वो मिस हो जाएगी, या फिर बेलिंडा ने अपना जो दिल है उसका वो हार देगी, या फिर उसका जो नेकलेस है उसकी ज्वेलरी है वो लूज़ कर देगी। तो इस तरह एरियल जो है मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन कर रहा होता है सिल्फ्स को, और जो ऊपर कंपैरिजन है वो भी शो कर रहा है कि किस तरह ये मॉक एपिक और वो जो एक बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस की चीज़ें जैसे कि उसकी प्रेयर है, उसका हार्ट है, उसका लव है, उसकी चेस्टिटी है, उसको किस तरह कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट और जो ट्रिवियल चीज़ों से कंपेयर किया गया है, छोटी चीज़ों से, जैसे कि चाइना जार है और नेकलेस है। ठीक है, किस तरह मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको कंपेयर किया गया। जो हमारे पास लास्ट इसमें फैक्टर आ रहा है वो सुपर नेचुरल मशीनरी है। तो सुपर नेचुरल मशीनरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस एपिक में, वैसे भी एपिक में होती है और रेप ऑफ द लॉक में तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो सबसे पहले पॉप ने जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है उसको सेटराइज करने के लिए बहुत ही स्किलफुली वो मशीनरी इस्तेमाल की है। पहले कॉन्टो में हमारे पास सिल्फ आया है जो बेलिंडा के ख्वाब में आता है, और वो सिर्फ कौन सा है, वो नन अदर देन एरियल है। और एरियल वो बीवेयर करता है बेलिंडा को कि उसको कोई ख़तरा लाहक है और वो किसी तरीके से अपने आप को उस ख़तरे से आज के दिन में बचाए। ठीक है, और जो सेकेंडली चीज़ है कि वो जो गार्डियन है वो बेलिंडा का गार्डियन है, इसलिए वो उसको बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में पुकार रहा है। वो उसको कह रहा है फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल, कि तुम दुनिया में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। अब जो सिल्फ हैं वो बेलिंडा को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कोई कॉमन गर्ल कंसिडर ना करो, बल्कि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम अपने आप को बहुत स्पेशल गर्ल कंसिडर करो। और यहाँ पर हज़ारों सिल्फ हैं जो कि बेलिंडा की हिफाजत कर रहे हैं, और जो मोर इम्पॉर्टेंट 4 सिल्फ्स हैं उनका हम यहाँ पे जो पॉप ने भी जिक्र किया है वो डोमिनेंट सिल्फ हैं। वो हैं 4 काइंड ऑफ वुमेन हैं
तो सबसे पहले वो विमेन है जो कि लड़ाई झगड़े कराती है, तो दुनिया में भी लड़ाई झगड़े करती रहती थी, तो अपनी डेथ के बाद भी जाके वो उनकी जो सोल है उस वजह से कि वो बहुत इंटेंस सोल है तो वो फायर में चेंज हो जाएगी, और इस तरह की जो विमेन है उनको सेलेमेंडर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है जो सिल्फ है वो हमारे पास है, जो पोलाइट होती हैं, सबमिसिव होती हैं, वो अपनी डेथ के बाद भी सबमिसिव रहेंगी, पोलाइट रहेंगी, और वो वाटर के एलिमेंट में चेंज हो जाएंगी और उनको निम्फ कहा गया है। थर्ड जो कैरेक्टर है वो जो प्राउड होती हैं, सीरियस माइंडेड होती हैं, उनकी जो सोल्स हैं वो उनकी डेथ के बाद अर्थ में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनको नोम्स कहा गया है। फोर्थ जो कैरेक्टर है वो जो फ्लर्ट करते हैं, कॉकवेट्स, वो कैरेक्टर जो है वो अपनी डेथ के बाद भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी और वो एयर का जो स्पिरिट है उसमें चेंज हो जाएंगी और उनको सिल्फ्स कहा गया। तो यहाँ तक ये हमारे पास टॉपिक एंड होता है। इसमें मैंने आपको समरी और सारा क्रिटिकल एनालिसिस बता दिया है। अब आप इसको एक दफ़ा खुद देखें और जो टेक्स्ट है उसको ज़रूर रीड कीजिए ताकि जितनी भी कोई कन्फ्यूजन है वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो बाकी अगर आपके पास एपिक कन्वेंशन में कोई क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप ये नोट कर सकते हैं, और साथ समरी या फिर जो मॉक एपिक के तौर पे भी अगर क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको ये सारा टॉपिक समझ